हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। रात को सब लोग सो चुके थे लेकिन राधा को नींद नहीं आ रही थी। वह सिर्फ अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। राजू ने सोचा कि शायद राधा सो चुकी है और वह धीरे से उठ के दबे पांव दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। दरवाजे की आहट सुनकर राधा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि राजू आधी रात को कहीं जा रहा था। राधा ने राजू का पीछा करना चाहा लेकिन राजू पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। राधा वापस आकर अपने कमरे में लेट गई, पर रात भर यही सोचती रही कि आखिर ये इतनी रात में कहाँ गए हैं। यही सोचते सोचते रात बीत गई। कुछ देर में सुबह होने वाली थी। तब राजू चुपके से आया और धीरे से दरवाजा बंद कर बिस्तर पर आकर लेट गया। उसे लगा कि राधा अभी तक सो रही है, लेकिन राधा तो झूठ मूठ की आंखें बंद किए राजू का सारी रात इंतजार कर रही थी। अगले दिन राधा ने राजू से पूछा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात को आप मेरे सोने के बाद कहाँ गए थे? राजू डर जाता है और बोलता है कि मैं सारी रात तुम्हारे पास ही तो था। तब राधा बोलती है, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं कल सोई ही नहीं थी, बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैंने देखा कि आप चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर चले गए हैं। सुबह होने के पहले आप वापस आ चुके थे। राजू को अपना राज खुल जाने के डर से राधा को डांटते हुए कहता है कि तुम सिर्फ अपने काम में ध्यान रखा करो, मेरी जासूसी करने के लिए अपना समय और दिमाग मत खर्च किया करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजू के इस बर्ताव से राधा को एक बात तो समझ में आ गई थी कि जरूर कोई राज तो है जो राजू उससे छुपा रहा है, और राधा ने भी अपने मन में ये ठान लिया था कि वो इस बात का पता लगा कर रहेगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, राधा ने अपनी पड़ोसन प्रज्ञा को वहां बुलाया। प्रज्ञा ने कहा, अगर तुम्हारे घर में किसी ने भी मुझे देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। राधा ने कहा कि अभी घर पर कोई नहीं है, वो शाम तक वापस आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जब प्रज्ञा राधा के घर आई तो उसने उन्हें बैठने के लिए कहा। बैठने के बाद प्रज्ञा ने राधा से पूछा, अब पता क्या बात करनी है तुझे? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे आपसे गौरी के बारे में जानना है कि आखिर वो कौन थी और उन्होंने आत्महत्या क्यों की। इस पर प्रज्ञा पूछती, क्या तेरी सास ने अभी तक तुझे कुछ नहीं बताया? राधा बोली, नहीं प्रज्ञा, अभी तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया गौरी दीदी के बारे में। सिर्फ इतना बताया है कि उनकी लड़ाई हो गई थी और उन्होंने अपने कमरे में जाके अपने आप को आग लगा ली थी। प्रज्ञा, राधा तू जानना चाहती है तो अपने कलेजे पे पत्थर रख ले, क्योंकि यह सब सुनने के बाद शायद तेरे मन में भी ख्याल आने लगेंगे जो गौरी के मन में आए थे जब उसे राजू की सच्चाई पता चली थी। राधा बोलती है, आप प्लीज बेझिझक बताइए, मैं सब बात जानना चाहती हूँ। तो इस पर प्रज्ञा बताती है कि गौरी बहुत ही सुंदर और खुश रहने वाली लड़की थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही काम काज में भी बहुत तेज थी। वो हंसी खुशी सारे काम कर लेती थी और सबका ध्यान रखती थी। जब गौरी माँ बनने वाली थी तब उसने अपनी बहन प्रभा को यहाँ बुला लिया था। प्रभा ने भी गौरी का खूब अच्छे से देखभाल किया और बहुत ध्यान रखा था। गौरी ने जब अपने बेटे को जन्म दिया तो गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए उसकी बहन वहाँ रुकती है। गौरी बहुत खुश थी, सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन गौरी अपने कमरे में अपने बेटे और पति के साथ सोई हुई थी। रात को उसके बेटा अक्सर जाग जाया करता था तो वह उसे दूध पिलाने के लिए उठ जाती थी। उस दिन भी वह उठी तो उसने देखा राजू वहाँ नहीं था, तो उसने अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया और राजू को ढूंढने लगी। तो उसने देखा प्रज्ञा के कमरे में किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह पद्मा के कमरे की तरफ गई तो वो बहुत हैरान रह गई। उसके कमरे से राजू की आवाज़ आ रही थी। उन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती हैं। गौरी वहां से वापस आकर अपने कमरे में लेट गई और रोने लगी। वह सारी रात रोती रही और जब सुबह होने वाली थी तब राजू चुपके से अपने कमरे में वापस आ गया। गौरी ने ये सब देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाई और सोने का नाटक कर रही थी। अगले दिन जब मैंने उसे देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है गौरी, तेरी आंखें क्यों सूजी हुई है? तू कल रात में सोई नहीं थी क्या? तुझे कोई परेशानी है तो तू मुझे बता सकती है। तो वो रोने लगी और रोते रोते रात की सारी बात उसने मुझे बता दी। मैंने कहा,
कि तुम्हें राजू से बात करनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, लेकिन आप अभी ये बात किसी को मत बताना। पति की बेवफाई देखकर गौरी का दिल टूट गया, पर अपनी बहन से इस धोखे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब तो गौरी जब भी अपनी बहन को देखती उसके तन बदन में आग लग जाती थी, पर वो करती भी तो क्या। उसकी बहन को नहीं पता था कि गौरी को उसके बारे में सब पता है। वह पहले की तरह गौरी के साथ बातें किया करती थी, काम में हाथ बटाया करती थी, लेकिन गौरी को अपनी बहन की एक बात भी नहीं सुहाती थी। कुछ दिन बस जैसे तैसे गुजर जाए, उसे बस यही लगता था और वो अपने घर चली जाए। एक दिन गौरी ने हिम्मत करके राजू से पूछ ही लिया, सुनो, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहती हूँ। राजू बोला, बताओ क्या बात है। गौरी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, मेरी बहन और आपके बीच क्या संबंध है। गौरी की बात सुनकर जैसे राजू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो गुस्से के मारे गौरी से बोला, क्या बकवास कर रही हो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारा रिश्ता जीजा जी और साली का है, फिर ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई। राजू का ये रूप गौरी ने पहली बार देखा था। वह एकदम से डर गई। फिर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके बोली, अगर कोई और मुझसे कहता तो शायद मैं विश्वास नहीं करती। मैंने खुद अपने कानों से आप दोनों को बात करते हुए सुना है। राजू थोड़ा और डर गया और हिचकिचाते हुए बोला, कैसी बातें। गौरी ने कहा, ऐसी बातें जो सिर्फ पति और पत्नी के बीच होती हैं। राजू ने बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहा, तुम तो जानती हो जीजा जी और साली के रिश्ते में हंसी मजाक चलती रहती है। गौरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, मैं सब जानती हूँ कि आपके और मेरी बहन के बीच में कुछ चल रहा है। मैंने उस दिन सब कुछ अपने कानों से सुना था और आंखों से देखा था जब आप दोनों कमरे में थे। राजू बहुत गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम भी अपना मुंह बंद रखना, जैसा चल रहा है चलने दो, और खबरदार जो किसी और को कुछ भी बताया नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से गौरी अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगी थी, क्योंकि अब तक जो बातें पर्दे के पीछे उसने छुपा कर रखी थी अब वो खुलेआम गौरी के सामने भी होने लगी। गौरी भी मजबूर थी, क्योंकि ना तो वो किसी को बता सकती थी और न कोई उसका साथ देने वाला था। परिवार के बाकी सदस्यों को भी इस बात का पता चल गया था, सिवाय पद्मा के पति के, लेकिन सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी थी कि उसके पीछे उसकी पत्नी यानी मेरी बहन और मेरे पति के बीच क्या चल रहा है। राजू और पद्मा की बेशर्मी बढ़ती जा रही थी। एक दिन गौरी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी बहन को एक जोरदार तमाचा मार दिया। और राजू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने गौरी के साथ उस दिन बहुत मारपीट की और उसको कमरे में बंद कर दिया। मैं अपनी छत पर खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। अगले दिन जब घर पर कोई नहीं था, गौरी ने अपने बेटे को नहलाया, अपने हाथों से मालिश की और दूध पिलाकर आंगन में सुला दिया। फिर बहुत देर तक उसे देखती रही और रोती रही। फिर वो अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया तो सब लोग घबरा गए और तेजी से उसी कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा अंदर से बंद था तो उसे तोड़ने में काफ़ी मुश्किल हुई। जब तक दरवाज़ा तोड़कर सभी अंदर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरी का शरीर बहुत बुरी तरह जल चुका था। बस कुछ गिनी चुनी सांसें बची हुई थी, क्योंकि उसने खुद को जलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने अपने शरीर पर कपड़ों की बहुत सारी परतें लपेटकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। मरते हुए उसने अपनी बहन की ओर देखा और बस इतना कहा कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तूने सारी खुशियां मुझसे छीन ली हैं, अब मैं तुझे भी जीने नहीं दूंगी। तू कभी खुश नहीं रहेगी। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। तब से अक्सर गौरी पद्मा को दिखाई देती थी, जिस कारण वह बीमार रहने लगी थी। साथ ही उसने किसी तांत्रिक से भी कुछ उपाय करवाया। गौरी पद्मा का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए अब वो तुम्हें परेशान कर रही है। गौरी की कहानी सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि अब सारी बातें उसकी समझ में आ गई थी कि राजू आखिर रात को कहाँ जाता था, और साथ ही साथ राजू के लिए उसके मन में नफरत और गुस्सा भर चुका था। उसने मन ही मन गौरी को इंसाफ दिलाने के लिए ठान ली थी
और इसके लिए सबसे पहले उसे पद्मा और राजू के बीच के संबंध को उसके पति को बताना था। यह सोचकर उसने पद्मा के पति को संदेशा भिजवाया और उसे किसी बहाने गांव बुलवा लिया। राधा का संदेश मिलते ही वो गांव के लिए निकल पड़ता है और इधर राधा ने अपनी पड़ोसी के साथ मिलकर सारी योजना बना ली थी। बस अब इंतजार था तो पद्मा के पति वीर के आने का। गौरी के जाने के बाद भी उसके बेटे से मिलने के बहाने वो राजू से मिलने आया करती थी और उनके घर में रुका करती थी। उधर राजू और पद्मा को राधा की प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन पद्मा का पति वीर गांव पहुंच जाता है और उसे देखते ही पद्मा बहुत डर जाती है और राजू भी हैरान हो जाता है। तभी पद्मा को देखकर वीर बोलता है, क्या हो गया तुम्हें, तुम तो ठीक हो, फिर अपनी बीमारी की झूठी खबर मेरे पास क्यों भिजवाई? पता है मैं कितना घबरा गया था, कितने सारे ज़रूरी काम छोड़कर आया हूँ। इस पर पद्मा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। वीर थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर करते हुए बोला कि तुम जानती हो मेरा कितना काम फैला हुआ है, फिर भी ऐसा मजाक करती हो। तभी राधा हाथ में पानी का गिलास लेकर वीर के सामने रखते हुए बोलती है, आप नाराज मत होइए, ये संदेशा मैंने ही भिजवाया था। बेटे का जन्मदिन आने वाला है तो मैंने सोचा कि इस बार सब लोग इकट्ठे होकर उसके जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे तो आप जल्दी आने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने पद्मा दीदी की बीमारी का बहाना करके आपको यहाँ पे बुला लिया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। राधा की बातें सुनकर वीर का गुस्सा शांत हो गया। फिर उसने पानी पिया और कहा, ठीक है, अब जब यहाँ आ ही गया हो तो कुछ दिन यहाँ रह लूँगा। फिर राधा ने वीर का सामान पद्मा के कमरे में रखवा दिया और वीर भी नहा धोकर आराम करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पद्मा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उधर राजू भी समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। उसे पद्मा की जैसे आदत से पड़ चुकी थी और एक दिन भी उससे दूर रहने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। तभी उसके कमरे में राधा के चीखने की आवाज़ आई और सभी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। वीर जो गहरी नींद में सो रहा था, राधा की चीख से हड़बड़ाकर उठ गया और आवाज़ की ओर भागा। कमरे में आते ही सब हैरान हो गए। राधा की साड़ी में आग लगी हुई थी और राधा बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। सबने मिलकर जल्दी से आग बुझाई और राधा को होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब राधा होश में आई तो वीर ने उससे पूछा, क्या बात है राधा, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी और तुम्हारे कपड़े में यह आग कैसे लगी? राधा जो अभी तक सदमे में थी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वीर ने कहा, अभी इसे आराम करने दो, शाम को जब उसका मन थोड़ा शांत हो जाएगा तब इस बारे में बात करेंगे। राधा अपनी योजना के पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। उसने वीर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अब उसकी दूसरी योजना गौरी की आत्महत्या करने के कारण को बताना था ताकि वीर को सब पता चल सके। शाम हो चुकी थी। राधा ने खाना बनाकर सबको खाने के लिए बुलाया। सब खाना खा रहे थे, तभी वीर ने राधा से दिन वाली बात पूछी। राधा ने बताया, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है भैया। मैंने कई बार एक जलती हुई औरत की परछाई देखी है जो दर्द से चीखती है, फिर एक भयंकर हंसी के साथ गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो गौरी की आत्मा है जो बदला लेने के लिए वापस आई है। वीर गुस्से में कहता है कि राधा, ये तुम क्या कह रही हो? गौरी की आत्मा, जलती हुई परछाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी राधा की सास ने बात को संभालते हुए बोला कि ये राधा के मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले गए और राधा घर के बाकी काम समेटकर अपने कमरे में आ गई और सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि उसके प्लानिंग का जो नेक्स्ट पार्ट था उसको रात में ही अंजाम दिया जा सकता था। प्लानिंग के मुताबिक रात में जैसे ही 12 बजेंगे, उसकी पड़ोसी को गौरी की तरह तैयार होकर छत पर टहलना है और इस तरह से चलना है कि उसकी परछाई सीधे आंगन में पड़े। इधर राजू और पद्मा सबके सोने का इंतजार कर रहे थे। वीर के सो जाने के बाद पद्मा चुपके से उठी और आंगन में आ गई। थोड़ी देर बाद राजू भी अपने कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों के पास छोटे से कमरे में दोनों चले जाते हैं जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था।
उसी में बैठकर दोनों बातें करने लगे। पद्मा परेशान होती है, राजू से बोलती है, पता नहीं ये कब तक यहाँ रहेंगे और हम दोनों को कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलना पड़ेगा। राजू ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा तो पद्मा भी सब भूलकर बेफिक्र हो गई और दोनों एक दूसरे में समा गए। तभी उसकी नज़र आंगन में पड़ी तो उसने परछाई को चलते हुए देखा, पर जैसे ही उसने नज़र उठाकर छत की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पद्मा एकदम से डर गई और राजू को झटके से दूर हटाते हुए बोलती है, राजू ऐसा लगता है कि छत पर कोई है, यहाँ से चलो। राजू ने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने कहा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए छत पर जाकर देख कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आकर राजू पद्मा से कहता है, मैंने कहा था ना छत पर कोई नहीं है, तुम बिना किसी वजह के डर रही हो। दरअसल उसकी छत पर जाने से पहले ही उसकी पड़ोसन अपनी छत पर जाकर छुप गई थी। थोड़ी देर बाद फिर से पद्मा को वही परछाई दिखाई देती है और वह डर के मारे को वहां से चलने के लिए कहती है। अभी वो दोनों उठे ही थे कि उसी समय राधा, जो सारी सच्चाई जान चुकी थी, अपने कमरे से बाहर आई और छत की ओर देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर सब लोग जाग गए और आंगन में आ गए। राधा चुपचाप बुत बनी खड़ी रही और छत की ओर इशारा करने लगी। तभी छत पर एक सफेद साड़ी में खड़ी हुई औरत दिखाई देती है जिसके हाथों में एक जलती हुई लालटेन थी। उसने चेहरे पर घूंघट ओढ़ रखा था। जोर जोर से हंसने लगी और बोली, पद्मा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी सारी खुशियों में आग लगाई है, तूने मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। अब तुझे भी मरना होगा, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर एक भयंकर हंसी गूंज उठती है और वहां से गायब हो जाती है। राजू को यकीन नहीं हो रहा था कि वह गौरी है, इसलिए वह चुपके से छत की तरफ भागा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पद्मा का डर के मारे बुरा हाल था। वह यही सोच रही थी कि अब गौरी सच में वापस आ गई है और उसे नहीं छोड़ेगी। तभी राधा ने देखा कि उसकी चीख सुनकर सभी लोग आ चुके थे, लेकिन वीर नहीं आया था। वो अभी भी बेफिक्री से सोया हुआ था। राधा अपनी योजना में फेल हो गई और बहुत दुखी थी। अगले दिन उसकी पड़ोसन जब राधा से पूछती है कि कल के नाटक का कुछ फायदा हुआ, तो उस पर राधा कहती है कि नहीं, वीर भैया तो सो ही रहे थे। और इतना कहकर राधा रोने लगी। उसकी पड़ोसन उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि चिंता मत कर राधा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस पर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन दोपहर का समय था। सभी लोग घर में ही थे और वीर अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। तभी पद्मा की चीख की आवाज़ आई। सभी लोग उसके कमरे की तरफ भागे, लेकिन उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़की खुली हुई थी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो पद्मा और राजू एक दूसरे के करीब खड़े थे और चारों तरफ आग लगी हुई थी। पद्मा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। वो बीच बीच में गौरी का नाम लेकर उससे माफ़ी मांग रही थी। आज उसे गौरी के मन और तन दोनों की जलन का एहसास हो रहा था। तभी राधा ने देखा कि एक सफ़ेद सी परछाई पद्मा की चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। तब तक वीर भी वापस आ चुका था। उसने देखा कि पद्मा बार बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। वीर यह सब देखकर बहुत हैरान हो गया। फिर उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर जाकर उन दोनों को बचा लिया, लेकिन उन दोनों की अवस्था देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। इस हादसे से पद्मा इतना डर गई कि उसने खुद ही अपने और राजू के प्रेम संबंध की सच्चाई वीर को बता दी और राधा और सभी घर वाले ने भी इस बात को स्वीकार किया। इस पर पद्मा बोलती है कि मैं यहाँ पर दीदी की देखभाल करने आई थी, पर कब राजू के साथ मेरा मन लग गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन दीदी हमारे रास्ते का रोड़ा बन गई थी, इसलिए यह सब कुछ हम गौरी को तंग करने के लिए करते थे, जानबूझकर उसके सामने करते थे ताकि वह खुद ही हमारे रास्ते से हट जाए। पद्मा के मुंह से उसके अवैध संबंधों की बात सुनकर वीर गुस्से से भड़क उठा और पद्मा को जोरदार थप्पड़ मारता है। वीर और पद्मा घर छोड़कर उसी वक्त वहां से चले जाते हैं। इधर सच्चाई के सामने आ जाने से राजू भी अब सबकी नज़रों से गिर चुका था। वह शर्म के कारण राधा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी राधा ने देखा कि वो सफ़ेद परछाई जो पद्मा के कमरे में थी वह मुस्कुरा रही थी।
राधा भी अब संतुष्ट थी और मन ही मन खुश होकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि आज गौरी की आत्मा को इंसाफ मिल गया और उसने अपना बदला खुद ही ले लिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।